नमस्ते ग्लोबल सिटीजन्स। आइए ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के जटिल संसार की एक सफर पर चलते हैं। आज हम दो हैवीवेट कंटेंडर्स के साथ रिंग में उतर रहे हैं जो ग्लोबल डोमिनेंस के लिए मुकाबला कर रहे हैं, G7 और ब्रिक्स। ये दोनों ग्रुप्स सिर्फ इकोनॉमिक अलायंसेस नहीं हैं, ये हमारी दुनिया के फ्यूचर के लिए अलग अलग विजन्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक कॉर्नर में हमारे पास G7 है जो दशकों से वर्ल्ड ऑर्डर का रेनिंग चैंपियन है। यह ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल रिलेशंस की आधारशिला रहा है। यूएस, यूके और जापान समेत वेल्थी नेशंस का यह ग्रुप लंबे समय से वर्ल्ड स्टेज पर राज करता आया है। उनका प्रभाव इकोनॉमिक्स से परे है जो दुनिया भर में पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप्स को आकार देता है। G7 क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उनके डिसीजंस के दूरगामी परिणाम होते हैं जो अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन रुकिए, उनकी एड़ी से चिपके हुए आ रहे हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये देश सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज नहीं हैं, वे अपने आप में पावर हाउसेज हैं, हर एक अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस के साथ। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज स्क्रैपी अंडरडॉग की तरह हैं जो तेजी से ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं। उनका उदय 21वीं सेंचुरी में पावर के बदलते संतुलन का प्रमाण है। वे अपनी इकोनॉमिक मसल्स दिखा रहे हैं, अपनी संस्थाओं का गठन कर रहे हैं और ग्लोबल पावर की टेबल पर अपनी जगह की मांग कर रहे हैं। ब्रिक्स देश सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, वे एक्टिव प्लेयर्स हैं जो गेम के रूल्स को रीशेप कर रहे हैं। यह सिर्फ कोई फ्रेंडली कंपटीशन नहीं है दोस्तों, यह एक हाई स्टेक्स शोडाउन है जिसमें दुनिया को वैसा ही बदलने की क्षमता है जैसा हम जानते हैं। इन ग्रुप्स द्वारा लिए गए फैसले ग्लोबल ट्रेड, सिक्योरिटी और यहाँ तक कि कल्चरल एक्सचेंजेस को भी प्रभावित करेंगे। क्या G7 क्राउन पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा या ब्रिक्स देश मल्टीपोलैरिटी के एक नए युग की शुरुआत करेंगे? इस कॉन्टेस्ट का परिणाम आने वाली पीढ़ियों के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज को फिर से परिभाषित कर सकता है। बकल अप बटरकप, क्योंकि चीजें अब इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसे जैसे हम इस टॉपिक में गहराई से उतरेंगे, हम इन दो पावरफुल ग्रुप्स के हिस्ट्री, करंट डायनामिक्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का पता लगाएंगे। जुड़े रहें, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हम सभी को प्रभावित करती है। मान लीजिए G7 का अच्छा समय रहा है। दशकों से वे ग्लोबल हाई स्कूल के कूल किड्स रहे हैं, रूल्स सेट करते रहे हैं और लाभ उठाते रहे हैं। वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी दुनिया की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। उनकी कंबाइंड मिलिट्री माइट बेजोड़ है, जिसमें इतनी फायर पावर है कि सबसे महत्वाकांक्षी तानाशाह को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर दें। लेकिन उनकी पावर बॉम्ब्स और बैंक्स से कहीं आगे जाती है। G7 ने अपनी छवि में दुनिया को आकार दिया है। डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट्स और ह्यूमन राइट्स, कम से कम थ्योरी में, को बढ़ावा दिया है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी रिडक्शन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर ग्लोबल इनिशिएटिव्स का नेतृत्व किया है। हालांकि सबसे शक्तिशाली एम्पायर्स भी क्रम्बल हो जाते हैं। G7 का इकोनॉमिक डोमिनेंस कम होता जा रहा है और उनके इंटरनल डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सीमाओं के भीतर पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म का उदय वर्ल्ड स्टेज पर उनकी एकता को कमजोर करने का खतरा है। अब आइए चैलेंजेस से मिलते हैं। ब्रिक्स देश। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये देश मिलकर एक पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक बनाते हैं जो ग्लोबल लैंडस्केप को बदल रहा है। ये लोग स्कूल के उन नए बच्चों की तरह हैं जिन्हें हर कोई नर्ड समझता था, लेकिन अचानक से क्लास के सबसे कूल किड्स बन गए। उन्होंने अपनी तेजी से ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनोवेटिव अप्रोचेस से दुनिया का ध्यान खींचना मैनेज्ड किया है। उनके पास 3 अरब से ज्यादा लोगों की कंबाइंड पॉपुलेशन है और दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं। रूस के तेल क्षेत्रों से लेकर दक्षिण अफ्रीका की मिनरल रिच भूमि तक ये देश रिसोर्स पावर हाउसेज हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और बर्जनिंग मिडिल क्लास के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से BRIH रही हैं। शहरों का विस्तार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है और नए उद्योग उभर रहे हैं, जिससे वे ग्लोबल इकोनॉमी में की प्लेयर्स बन गए हैं। लेकिन ब्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक पावर हाउसेज से कहीं ज्यादा है। वे ग्लोबल गवर्नेंस में भी अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। वे ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को चुनौती दे रहे हैं और ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑल्टरनेटिव के रूप में
न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसे वे पश्चिम के प्रभुत्व वाला मानते हैं। इस बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करना है। वे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पर भी अपना सहयोग गहरा कर रहे हैं, जिससे G7 के लिए एक पावरफुल काउंटरवेट तैयार हो रहा है। जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, जिससे इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि ब्रिक्स अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनका इन देशों को अपने विकास को बनाए रखने के लिए एड्रेस करना होगा। उन्हें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सहित महत्वपूर्ण इंटरनल डिविजन्स का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे उनकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं और ग्रुप के भीतर फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं। इन चुनौतियों से पार पाने और एकजुट फ्रंट पेश करने की उनकी क्षमता ग्लोबल स्टेज पर उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वे इन कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं तो ब्रिक्स में 21st सेंचुरी में एक डोमिनेंट फोर्स बनने की क्षमता है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के फ्यूचर को आकार देगा। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के अलावा ब्रिक्स देश सांस्कृतिक विविधता से भी भरपूर हैं। प्रत्येक देश अपनी यूनिक हेरिटेज, ट्रेडिशंस और इनोवेशंस को टेबल पर लाता है, जिससे एक वाइब्रेंट और डायनामिक अलायंस बनता है। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी उनके एजेंडा में सबसे ऊपर हैं। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके ये देश अपनी आबादी को फ्यूचर की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एक और एरिया है जहां ब्रिक्स प्रगति कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक वे एक हरित और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के केंद्र में है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ ब्रिक्स खुद को नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे आगे पोजीशन कर रहे हैं। जैसे जैसे वे कोलैबोरेट और इनोवेट करना जारी रखते हैं, ब्रिक्स देश न केवल इकोनॉमिक स्टारडम की ओर भी आ रहे हैं। वे 21st सेंचुरी में एक ग्लोबल लीडर होने का क्या मतलब है, इसे फिर से परिभाषित कर रहे हैं। उनका सफर कोऑपरेशन, रेजिलियंस और विजन की पावर का प्रमाण है। मनी टॉक्स, ब्रिक्स और G7 की आर्थिक ताकत की तुलना। ठीक है, चलिए नंबर्स की बात करते हैं। जब रॉ इकोनॉमिक साइज की बात आती है तो G7 अभी भी एज पर है। वे ग्लोबल GDP के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और इंटरनेशनल ट्रेड पर डोमिनेट करते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ब्रिक्स तेजी से आगे BRIH रहे हैं। ग्लोबल GDP में उनका शेयर लगातार BRIH रहा है और वे अब ग्लोबल ट्रेड फ्लोज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ किकर है, ब्रिक्स के पास अपनी स्लीव में एक ट्रम्प कार्ड है, उनकी विशाल आबादी। यह तेजी से बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में तब्दील होता है, जो दुनिया भर के व्यवसायों के लिए सोने की खान है। जैसे जैसे ब्रिक्स का मिडिल क्लास बढ़ाता जाएगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ाती जाएगी और इकोनॉमिक पावर का संतुलन और बदलता जाएगा। टेक टाइटन्स, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की रेस। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही गेम का नाम है और G7 और ब्रिक्स दोनों ही सुप्रीमेसी के लिए एक भयंकर लड़ाई में बंद हैं। यह कंपटीशन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा एडवांस्ड गैजेट्स या सबसे तेज इंटरनेट स्पीड्स बना सकता है। यह एक मल्टीफेस्टेड रेस है जिसमें इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और यहां तक कि कल्चरल इन्फ्लुएंस भी शामिल है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं और परिणाम आने वाले दशकों तक ग्लोबल लैंडस्केप को आकार देंगे। G7 लंबे समय से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे रहा है। सिलिकॉन वैली एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक जायंट्स के लिए ग्लोबल हब के रूप में काम कर रहा है। इन कंपनीज ने हमारे जीने, काम करने और कम्युनिकेट करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हमारी जेबों में रखे स्मार्टफोन्स से लेकर हमारे डेटा को स्टोर करने वाले क्लाउड सर्विसेज तक, उनके इनोवेशंस हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। G7 देशों ने मजबूत इकोसिस्टम्स भी स्थापित किए हैं जो स्टार्टअप्स का सपोर्ट करते हैं और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे अगली बड़ी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के लिए अनुकूल जमीन तैयार होती है। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में कटिंग एज एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाया है। ये फील्ड्स सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं हैं, वे टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया की कुछ सबसे विकट समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। AI हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक के इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकता है
बायोटेक्नोलॉजी से ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी महत्वपूर्ण है। इन एरियाज के प्रति G7 की प्रतिबद्धता उनके टेक्नोलॉजिकल एज को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। लेकिन बारिक्स को कम मत आंकिए। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं। वे टेक रेस में तेजी से आगे भी रच रहे हैं। एजुकेशन, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ नई फैसिलिटीज बनाने या लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है जहां इनोवेशन फल फूल सके। एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करके वे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों की अगली पीढ़ी का पोषण कर रहे हैं जो उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। वे टेक रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत और ब्राजील जैसे देश क्रमशः सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि रूस साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फोकस के ये विविध एरियाज से पता चलता है कि ब्रिक्स देश सिर्फ G7 के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। वे टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए अपने रास्ते खुद बना रहे हैं। चीन विशेष रूप से 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। 5G टेक्नोलॉजी में उनकी प्रगति हमारे कनेक्ट होने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो तेज गति और ज्यादा रिलायबल कनेक्शंस प्रदान करती है। AI में चीनी कंपनीज एल्गोरिथम्स विकसित कर रही हैं जो फेशियल रिकग्निशन से लेकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तक विभिन्न एप्लीकेशंस में अपने पश्चिमी समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी पर उनका ध्यान भी नोटवर्दी है, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में दुनिया का नेतृत्व करना है। वे अपने खुद के टेक जायंट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवेई जैसी कंपनीज अपने पश्चिमी समकक्षों के डोमिनेंस को चुनौती दे रही हैं। ये कंपनीज सिर्फ लोकल प्लेयर्स नहीं हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण ग्लोबल प्रेजेंस है और वे दुनिया भर के बाजारों में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। अलीबाबा के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, टेंसेंट की सोशल मीडिया और गेमिंग सर्विसेज और हुआवेई के टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट सभी इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे चीनी कंपनीज नए मानक स्थापित कर रहे हैं और क्या संभव है इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की लड़ाई सिर्फ बढ़ाई करने के अधिकारों से कहीं ज्यादा है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर को आकार देने और अत्यधिक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलाने के बारे में है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि उनका उपयोग पावर और कंट्रोल के टूल्स के रूप में भी किया जा सकता है। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं वे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में रणनीतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कल की टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करता है उसे कल की दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण एडवांटेज प्राप्त होगा। यह रेस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे तेजी से इनोवेट कर सकता है, यह इस बारे में है कि कौन इन टेक्नोलॉजीज को अपने सोसाइटीज में सबसे प्रभावी ढंग से इंटीग्रेट कर सकता है। इस रेस में लीडर्स वे होंगे जो क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ केयर तक ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने और सभी के लिए ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित फ्यूचर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर का उपयोग कर सकते हैं। ब्रिक्स बनाम G7 राइवलरी 21st सेंचुरी की एक डिफाइनिंग विशेषता है। नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है, दुनिया बदल रही है। सवाल ये है कि क्या यह बदलाव कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाएगा या कॉपरेशन की ओर। इसका जवाब हमारे हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपको क्या लगता है, आने वाले वर्षों में कौन एक डोमिनेंट ग्लोबल पावर के रूप में उभरेगा?